नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की स्वास्थ्य प्रणाली की टायम फिस, तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि टिकट बंटवारे को लेकर स्क्रीनिंग कर रही है समाजवादी पार्टी, कई विधायकों की उम्मीदवारी पर लटकी तलवार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव 2022, ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की स्वास्थ्य प्रणाली की टायम फिस, तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं को नंबर 1 का दर्जा मिला है। रुको, बिहार को ये दर्जा ऊपर से नंबर 1 नहीं बल्कि निचले पायदान से मिला है। अब राज्य की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर नीतीश सरकार मौन धारण किए बैठी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं को मिले दर्जे को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने तो कहा था कि यह थके हुए मुख्यमंत्री हैं, इनसे बिहार संभल नहीं रहा। इनको बिहार संभालने में, बिहार के लोगों की तरक्की में और न ही बिहार को आगे बढ़ाने में कोई रुचि है, बल्कि इनको बस अपनी कुर्सी बचानी है। नीति आयोग ने हाल ही में देश भर के जिला अस्पतालों की स्टडी में बिहार के जिला अस्पतालों को सबसे खराब और पुडुचेरी के जिला अस्पतालों सबसे अच्छा स्थान दिया। पुडुचेरी के अस्पतालों में औसतन 222 बेड उपलब्ध हैं, जबकि बिहार की हालत सबसे ज्यादा खराब है। बिहार के जिला अस्पतालों में औसतन मात्र 6 बेड मौजूद हैं, जबकि भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक IPHS 2012 के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 22 बेड होने चाहिए। यह दिशा निर्देश 2001 की जनगणना के जिला जनसंख्या औसत पर आधारित है। नीति आयोग के अनुसार 217 जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख आबादी पर कम से कम 22 बिस्तर पाए गए। यह पाया गया कि जिन जिलों में आबादी कम है, वहां बुनियादी ढांचे से संबद्ध प्रदर्शन से जुड़े प्रमुख संकेतकों की स्थिति बेहतर है। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इंडिया के सहयोग से तैयार की गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट बंटवारे को लेकर स्क्रीनिंग कर रही है समाजवादी पार्टी, कई विधायकों की उम्मीदवारी पर लटकी तलवार। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले पार्टी 3 चरणों में स्क्रीनिंग कर रही है। स्क्रीनिंग पार्टी विधायकों के क्षेत्र में भी की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहने वाले और जिला पंचायत चुनाव में दगाबाजी करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में कई विधायकों के टिकट पर तलवार लटक रही है। अभी समाजवादी पार्टी के 49 विधायक और 48 विधान परिषद सदस्य हैं। इनमें से कई विधान परिषद सदस्य भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाकी दलों से आने वाले वरिष्ठ नेता भी टिकट मांग रहे हैं। कुछ को पार्टी हाईकमान की ओर से आश्वासन भी दिया गया है। जिन सीटों पर अभी सपा विधायक नहीं है, उन सीटों पर पार्टी ने आवेदन मांगे थे, लेकिन कई सपा विधायकों के इलाके से भी आवेदन आ गए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार टिकट बंटवारे को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाया जाएगा। हर तरीके से सावधानी बरती जाएगी। टिकट दावेदारों की लंबी सूची होने बाद भी सपा फूंक कर कदम रख रही है। हर हाल में जताऊ उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाएगा। जिस उम्मीदवार पर संशय होगा, वहां दूसरे विकल्प देखा जाएगा। पार्टी ने ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में एक चरण का सर्वे करा लिया है। जहां विधायक नहीं है, वहीं अलग अलग टीमें जाकर सियासी समीकरण भाप रही हैं। अब विधायकों के क्षेत्र में स्क्रीनिंग की जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव 2022, ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM आने वाले विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इन 100 सीटों पर फैसला पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ बैठकों के कई दौर के बाद लिया गया है। इसके लिए पार्टी हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की कमेटी गठित करने जा रही है। यह काम आने वाले 10 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। AIMIM का पहला प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में होगा, जो कि 10 अक्टूबर को किया जाएगा। इससे पहले 3 अक्टूबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें सभी जिलों के प्रभारी इन 100 सीटों पर उम्मीदवारों की रिपोर्ट देंगे, जिसमें आवेदन करने वाले लोगों की पूरी रिपोर्ट भी पार्टी नेतृत्व को सौंपी जाएगी और इसी आधार पर पार्टी उम्मीदवार को टिकट भी देगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के 5 कार्यक्रम तय किए हैं। इनमें से 3 कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक पूर्वांचल में और एक मध्य उत्तर प्रदेश में होगा। इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी अभी भी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ लगातार संपर्क में है, जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन लोगों के बीच में गठबंधन किया जा सके। हालांकि ओवैसी ने प्रगतिशील समाज पार्टी, लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के साथ मुलाकात करके यह इशारा लिया है कि आने वाले समय में उनकी पार्टी भागीदारी मोर्चा का हिस्सा हो सकती है। भागीदारी मोर्चा सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बनाया है, जिसमें संयोजन का जिम्मा शिवपाल यादव पर छोड़ा गया है। इन नेताओं की आपस में कई मुलाकातें भी हो चुकी हैं और बातचीत अंतिम स्तर पर है।
कहा यह भी जा रहा है कि शिवपाल यादव आखिर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हाथ मिला सकते हैं। इसी के चलते इस भागीदारी मोर्चे को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। शिवपाल यादव अपने आने वाले दिनों में कार्यक्रम भी तय कर चुके हैं, जिसमें 11 अक्टूबर से उनकी रथ यात्रा निकालने की भी योजना है, जिससे पता तो यह चलता है कि अखिलेश यादव से अलग शिवपाल यादव भागीदारी मोर्चा और अपनी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव की पूरे जोरों पर तैयारियां कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग से चिराग पारस को बड़ा झटका, एलजेपी का चुनाव चिन्ह जब्त, दोनों गुट नहीं कर सकेंगे उपयोग। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से चिराग पासवान और पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा है। आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया है। चुनाव आयोग के बयान के अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट चिराग और पासवान में से किसी को भी लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल दोनों गुटों को अंतरिम उपाय के तौर पर उनके समूहों के नाम और उनके उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा सकते हैं। इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर दावा किया था कि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। चिराग पासवान ने आयोग से कहा था कि पशुपति पारस गुट ने अवैध रूप से पार्टी को अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल चुनाव आयोग ने दोनों गुटों की मांग खारिज कर दी है। गौरतलब है कि बिहार में इसी महीने विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। एलजेपी ने भी इसमें उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया है। फिलहाल जब केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने एलजेपी के चुनाव चिन्ह यानी कि बंगले पर रोक लगा दी है, तो चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों गुटों के लिए उपचुनाव में नई मुश्किल सामने आ गई है। इस समय बिहार की 2 विधानसभा उपचुनाव सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी में ये विवाद तब शुरू हुआ जब इसी साल जून में 5 सांसद चिराग पासवान से अलग होकर पशुपति पारस के खेमे में चले गए और अघोषित तौर पर पशुपति पारस ने एक अलग खेमा बना लिया, जिसे बाद चिराग के चाचा पशुपति पारस ने स्वयं को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी घोषित करते हुए पार्टी अध्यक्ष घोषित कर दिया। इस बीच लोकसभा में पशुपति पारस गुट को अध्यक्ष ओम बिरला ने लोक जनशक्ति पार्टी के तौर पर मान्यता दे दी है और बाद में केंद्र की मोदी सरकार में भी वह लोक जनशक्ति पार्टी कोटे से मंत्री बना दिए गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोर्ट से हमारा क्या मतलब, बोले राकेश टिकैत, मोदी सरकार पर किया तंज। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार की 3 कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच बने गतिरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जनवरी में एक समिति का गठन किया था। हालांकि किसान संगठन किसी भी समिति के गठन के पक्ष में नहीं थे। अब भी सरकार का कहना है कि बुलाने के बावजूद भी किसान समिति में कभी शामिल होने नहीं आते। इस बात पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से किसानों से बातचीत कर ले। इंडिया टीवी से एक इंटरव्यू एक दौरान राकेश टिकैत ने ये बातें कही। उनसे सवाल पूछा गया। सरकार ने कहा कि जो सुनवाई चल रही है उसमें किसानों को पक्षकार बनाया जाए। सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई हुई है। किसानों को बुलाते हैं तो आते नहीं है वो लोग, ऐसा सरकार ने कहा कोर्ट में। राकेश टिकैत ने जवाब दिया, नहीं, हम तो जाते हैं। हम तो कह रहे हैं सरकार हमसे कर ले बातचीत। सरकार बात करना नहीं चाहती। हम तो चाहते हैं सरकार से बातचीत हो हमारी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कोर्ट में पक्षकार बनने के लिए तैयार हैं, तो वो बोले, कोर्ट से हमारा क्या मतलब, हमारा मतलब तो सरकार से है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि समाधान करो, अब सरकार करे समाधान। हम तो सरकार को चिट्ठी लिखते हैं कि बातचीत करो हमसे, सरकार बातचीत करती नहीं। नीतीश कुमार के पता नहीं पर तेजस्वी यादव का निशाना, वीडियो ट्वीट कर कसा तंज। जी हां दोस्तों, बिहार पर नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पता नहीं पर तंज कसते हुए उनका वीडियो भी ट्वीट किया है। ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा कि नीति आयोग की रिपोर्ट से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पता नहीं। मुख्यमंत्री ने एक सवाल पर जवाब दिया पता नहीं, और तेजस्वी यादव ने जनता की तरफ से कई सवाल करते हुए उसका जवाब पता नहीं कर दिया। वहीं लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी एक ट्वीट कर लिखा कि पता नहीं ये कौन सा नशा करते हैं, बिहार को फिसड्डी बनाकर अनजान बनते हैं। तेजस्वी ने लिखा कि पत्रकार ने पूछा, सर, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी है। मुख्यमंत्री का जवाब आया पता नहीं। आगे तेजस्वी यादव ने अन्य 2 सवालों पर भी पता नहीं का जवाब सीएम की तरफ से दिया है। वे सवाल है, बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य, सतत विकास सूचकांक में सबसे नीचे है। बिहार के मंत्रियों, विधायकों के घर डकैती हो रही है। अपराध कई गुना बढ़ गया है। 70 घोटाले हो चुके हैं। आप अनुकंपा पर सीएम है पता नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा चुनाव समिति की बैठक का विरोध करने पहुंचे किसान, सीआरपीएफ व पुलिस तैनात। जी हां दोस्तों, एलनाबाद उपचुनाव को लेकर सिरसा में भाजपा चुनाव समिति के सदस्यों बैठक हो रही है। इस बैठक के विरोध में बड़ी संख्या में किसान यहां पहुंच गए हैं। यह बैठक एक रिसोर्ट में चल रही है, वहीं किसान खेत में विरोध जता रहे हैं। इसको देखते हुए सीआरपीएफ और पुलिस की तैनाती की गई। एसपी अर्पित जैन भी खुद मौके पर पहुंच गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक और पार्टी यूपी चुनाव में करेगी अखिलेश यादव का समर्थन, जानिए क्या है सपा की रणनीति। जी हां दोस्तों,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से शनिवार को वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. क्यू.आर. इलियास ने अपने संगठन के अन्य पदाधिकारियों के साथ भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच सन 2022 के चुनावों की रणनीति पर परस्पर चर्चा हुई। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया चुनावों में समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेगी और बहुमत में जीत के साथ अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने में जुटेगी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ए सुब्रमणी, सीमा मोहसिन राष्ट्रीय महासचिव, रविशंकर त्रिपाठी उपाध्यक्ष और सिराज तालिब राष्ट्रीय सचिव भी थे। अखिलेश ने कहा कि लोकतंत्र पर संकट है। भाजपा ने विकास के मामले पर नकारात्मक एजेंडा अपना रखा है। किसानों और नौजवानों के मुद्दों को समाजवादी सरकार बनने पर समय सीमा में हल किया जाएगा। आदिवासियों को वन का अधिकार मिलेगा, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। डॉ. क्यू.आर. इलियास ने कहा कि विकास के काम करने का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है। लोग भाजपा की कुनीतियों से तंग है। समाजवादी सरकार कानून का राज बहाल करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की पोल खोलेगी महिला कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महिला कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष अमिता भूषण ने कहा कि आज देश और बिहार में महिलाओं पर हो रहे अपराध के आंकड़े भयावह हैं। हम महिला कांग्रेस की सिपाही इन तथ्यों की सच्चाई के साथ एक एक लोग तक पहुंचेंगे और सरकार की पोल खोलेंगे। प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा भी उपस्थित हुए। बैठक में सांगठनिक गतिविधियों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों पर वृहत मंथन के साथ साथ सच्चाई आपके द्वार पुस्तिका का विमोचन और महिला कांग्रेस के झंडे के नए प्रतीक का अनावरण डॉक्टर झा, अमिताभ भूषण और जया मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राइजिंग स्टार हैं कन्हैया, किसी भी दल में जाएंगे चमकते रहेंगे जीतनराम मांझी। जी हां दोस्तों, सीपीआई के पूर्व नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने बयान दिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष व पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने कहा है कि राइजिंग स्टार हैं कन्हैया कुमार, किसी भी दल में जाएंगे चमकते रहेंगे। मांझी का यह बयान बिहार की राजनीति में एक नया मुद्दा बन सकता है, क्योंकि मांझी की हम पार्टी एनडीए में शामिल है, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। बता दें कि युवा राजनेता कन्हैया कुमार सीपीआई छोड़कर 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस में शामिल होने पर कन्हैया ने कहा था कि आज के भारत को भगत सिंह के साहस, महात्मा गांधी की एकता और बी.आर. अम्बेडकर की समानता की खोज की जरूरत है। कन्हैया कुमार सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। कन्हैया के साथ जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस में शामिल हुए थे। जिग्नेश मेवाणी गुजरात के वडगाम सीट से निर्दलीय विधायक हैं और राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच (RDAM) के संयोजक हैं। बता दें कि साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वडगाम सीट से मेवाणी के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। शायद इसी वजह से जिग्नेश भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कन्हैया कुमार साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सीपीआई में शामिल हो गए थे और उन्होंने बिहार के बेगूसराय से बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। इन दोनों युवा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, हम इस देश पर शासन करने वाली फासीवादी ताकतों को हराने के लिए इन युवा नेताओं के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। कन्हैया कुमार इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई के प्रतीक हैं और उन्होंने एक छात्र नेता के रूप में कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जताया भरोसा, राज्य में अभी पूरे 5 साल चलेगी सरकार। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और अगली बार भी राज्य में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर प्रशासन गाँवों, शहरों के संग अभियान की औपचारिक शुरुआत कर रहे थे। कांग्रेस शासित राज्यों पंजाब, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में सरकार को लेकर मीडिया में जारी कयासों पर चुटकी लेते हुए गहलोत ने कहा, निश्चिंत रहें, यह सरकार, कांग्रेस नेतृत्व वाली राज्य सरकार, पूरे 5 साल चलेगी और अगली बार भी राज्य में कांग्रेस की ही सरकार आएगी। उन्होंने मंच पर बैठे स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की ओर इशारा करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, यह सरकार 5 साल चलेगी ही नहीं चलेगी, अगली बार सरकार फिर बनेगी और धारीवाल जी को मैं वापस इसी मंत्रालय का मंत्री बनाऊंगा। लंबे समय बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी व राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) के आयोजन के दौरान सरकार के आह्वान का जनता ने पूरी तरह साथ दिया है। उन्होंने कहा, यहां अब तक किसी प्रकार का सत्ता विरोधी लहर नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, बाकी तो चुनाव होने पर ही पता चलेगा। मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हो गए थे, उसके बाद पिछले महीने उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की दुआएं उनके काम आए। उन्होंने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा, मुझे अब कुछ होने वाला नहीं है, अब 15-20 साल मुझे कुछ होने वाला नहीं, अब जिसे दुखी होना हो तो हो दुखी, मेरे बस की बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा।